शुरुआत होती है AR रहमान के गाने चल छैया छैया से। जी हाँ, इस मूवी में इस गाने को यूज किया गया है। डायरेक्टर ने इस गाने को कहीं सुना था और उन्होंने इसे मूवी में यूज किया। तब उन्हें पता नहीं था ये गाना किसका है। फिर हम इस मूवी के हीरो को देखते हैं जो सीधा ऑडियंस से बात करता है कि उसका नाम डॉल्टन है। फिलहाल वो किसी छोटे से सेल में बंद है, लेकिन कहा ये नहीं पाता। लेकिन कुछ दिन पहले उसने एक परफेक्ट प्लान बनाकर एक बैंक में चोरी की है। ये चोरी जाहिर सी बात है उसने पैसों के लिए की, लेकिन उससे बड़ी वजह थी कुछ ऐसा करना जो किसी ने ना किया हो, जिससे वो खुद की काबिलियत साबित कर सके। अब चोरी कैसे हुई ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। एक हफ्ता पहले एक पेंटिंग कंपनी की वैन कुछ लोगों को अलग अलग जगह से पिकअप करती है। सभी ने पेंटिंग सूट पहन रखे थे। अब वैन एक बैंक में आकर रुकती है। बैंक के अंदर रोज की तरह आम दिन था, जहाँ लोग पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे थे। फिर डॉल्टन पेंटिंग सूट पहने और हाथ में कुछ टॉर्च लिए बैंक के अंदर आता है। वो उन टॉर्च को कैमरास की तरफ रखकर ऑन करता है, जिससे कोई लाइट तो नहीं निकलती, लेकिन सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। उसके बाकी साथी सामान लेकर बैंक के अंदर आते हैं, जिसमें एक लड़की भी थी। अब वो अंदर आकर दरवाजा लॉक करने लगते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही डॉल्टन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। सभी मास्क पहनकर अंदर आते हैं और बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटने कहते हैं। बैंक में भगदड़ मच जाती है। अब कुछ ही देर में सिचुएशन उन लोगों के कंट्रोल में थी। वहाँ एक हैट पहना आदमी खड़ा था। डॉल्टन जाकर उसे भी नीचे गिरा देता है। डॉल्टन सभी को धमकी देता है कोई भी उनके काम में टांग ना अड़ाए। वही बैंक के अंदर से धुआं निकल रहा था। तभी वहाँ से गुजरता हुआ एक पुलिस ऑफिसर धुएं को नोटिस करता है। वो पहले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉल्टन बाहर निकलकर उस पर गन तानकर कहता है उसने लोगों को हॉस्टेज बनाया है और कोई भी पुलिस वाला दरवाजे के करीब आया तो वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। अब वो पुलिस वाला सीधा सेंट्रल से बैकअप मंगवाता है। फिर एक पुलिस स्टेशन में हम डिटेक्टिव केत को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो खुद भी पुलिस में है। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कुछ दिन पहले एक ड्रग डीलर से पकड़े गए $1.5 लाख गायब हो गए, जिसका इल्जाम केत पर लगा है, जबकि वो पैसे उसने नहीं लिए। इस वजह से उस पर इंक्वायरी होने वाली है। दोषी साबित होने पर उसे जेल भी हो सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे शादी करने बोल रही थी, लेकिन केत इस केस से निकलने और अपने प्रमोशन के बाद शादी करना चाहता है, क्योंकि जब उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और वो बड़ा घर ले पाएंगे, क्योंकि अभी उसकी गर्लफ्रेंड का भाई भी उनके साथ ही रहता है। सामने केत का पार्टनर डिटेक्टिव मिशेल भी बैठा था। उसे केत की परेशानियों के बारे में सब पता है। तभी उनका सीनियर आकर उन्हें बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। अब इस केस की वजह से केत की इंक्वायरी भी टल गई थी और उसने इस केस को सुलझा दिया तो उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। अब दोनों जल्दी बैंक जाने निकलते हैं। अब बैंक के बाहर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस गली को ब्लॉक कर दिया था। अब वहाँ मीडिया भी पहुंच गई थी। दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े से ऑफिस में हम आर्थर केस को देखते हैं। दरअसल वो बैंक इसी का है। उसे भी खबर मिलती है उसके बैंक में चोरी हो रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है बैंक के मैनहट्टन ब्रांच में चोरी हो रही है, आर्थर बहुत परेशान हो जाता है। वही बैंक के बाहर केत और मिशेल पहुंचते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जिसने बैंक की खबर दी थी वो उन्हें सारी जानकारी देता है। अंदर वो सभी हॉस्टेजेस को वॉल्ट के पास लेकर आते हैं। वहाँ अपने डैड के साथ एक बच्चा भी था। फिर वो बाकी लोगों और बैंक एम्प्लॉइज को अलग अलग खड़ा कर देते हैं। फिर सभी से उनके फोन और चाबियां कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉय ने अपना फोन नहीं दिया था। डॉल्टन उसका नाम पूछकर उसका मोबाइल मांगता है, लेकिन वो कहता है वो अपना फोन घर भूल आया। दोबारा धमकाने पर भी वो यही जवाब देता है। तब डॉल्टन दूसरे बैंक एम्प्लॉय के फोन में उसका नंबर ढूंढकर उसके फोन पर कॉल करता है और उसका मोबाइल पास ही के केबिन में बजने लगता है। पकड़े जाने पर वो डर के मारे डॉल्टन से माफी मांग रहा था, लेकिन डॉल्टन उसे केबिन में ले जाकर बहुत बुरी तरह मारता है, जिसे देखकर बाकी हॉस्टेजेस घबरा जाते हैं। उसके बाहर आने पर बैंक में काम करने वाले एक पाजी अपनी चाबियां उसे दे देते हैं। फिर वो सभी औरतों और आदमियों को अलग अलग खड़ा करवाते हैं। फिर सभी से उनके कपड़े उतारने कहते हैं। वहाँ एक बूढ़ी लेडी थी जो अपने कपड़े उतारने तैयार नहीं होती, चाहे वो उसे गोली ही क्यों ना मार दे। फिर वो अपनी गैंग की लड़की को बुलाता है और वो उस लेडी को अंदर लेकर जाती है। वो सभी आपस में एक ही नाम ले रहे थे, जैसे स्टीव, स्टीवी, स्टीवो। फिर वो सभी को पेंटिंग सूट और मास्क देते हैं। अब सभी उन सूट्स को पहनने लगते हैं। वही बाहर केत कैप्टन डारियस से मिलता है जो इस केस को देख रहा है। फिलहाल उन्हें पता नहीं है अंदर कितने लोग और कितने रॉबर्स है। अब यहाँ से सारा केस केत देखने वाला है और डारियस उसके अंडर काम करेगा। अंदर एक बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उसे हार्ट की बीमारी है। अब उन लोगों ने भी वैसे ही कपड़े पहन लिए थे जैसे हॉस्टेजेस ने पहन रखे हैं। बाकी लोग जमीन पर लेटे हुए थे। कुछ देर बाद दो लोग बाहर आते हैं और उस बूढ़े आदमी को बाहर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। वो
कहता है रॉबर्ट्स ने कहा है अगर कोई भी अंदर आया तो वो 2 लाशें बाहर फेंकेंगे। उसे ले जाते वक्त वो पूछता है क्या वो टीवी पर आएगा। पुलिस वाला कहता है हाँ तुम स्टार बनोगे। अंदर उन्होंने हॉस्टेजेस को अलग अलग कमरों में रखा था। सबने एक जैसे ही कपड़े और मास्क पहने हैं। फिर वो लोग वॉल्ट के पास आते हैं लेकिन वो वॉल्ट के अंदर नहीं जाते। फिर वो बैंक के सप्लाई रूम में जाते हैं जहाँ अलमारी में बहुत सारा सामान रखा था। फिर हम एक मेडेलाइन व्हाइट नाम की लड़की को देखते हैं जिसका एक अलग ही बिजनेस था लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो अपने किसी क्लाइंट के साथ बैठी थी जिसे यहाँ घर खरीदना है। उस आदमी का अंकल काफी मशहूर आदमी है लेकिन फिलहाल वो दोनों आपस में बात नहीं करते। तभी उसका एम्प्लॉय आकर बताता है किसी आर्थर केस का कॉल आया है। उस आदमी को भेजने के बाद वो अपने एम्प्लॉय से फिर कंफर्म करती है कि आर्थर केस ने खुद कॉल किया या उसकी सेक्रेटरी लाइन पर है, लेकिन आर्थर केस ने खुद ही कॉल किया था। फिर मेडेलाइन आर्थर से बात करती है। आर्थर ने मेडेलाइन के बारे में सुन रखा था। उसे मेडेलाइन को एक काम देना है जिसके लिए वो उसे 5 मिनट में लेने आ रहा था। फिर हमें चोरी के बाद के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ केथ और मिशेल लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जिसने मार खाई थी वो बैंक एम्प्लॉय उन्हें बताता है उनका प्लान बहुत बढ़िया था। फिर एक लड़का बताता है उनके पास AK-47 थी। अब उसे AK-47 के बारे में कैसे पता, तो जो भी एक्शन मूवी देखता है उसे AK-47 के बारे में तो पता ही होगा। साथ ही वो लोग एक दूसरे को स्टीव, स्टीवी और स्टीवो नाम से बुला रहे थे। प्रेजेंट टाइम में डारियस उन्हें बताता है उन्होंने एक बूढ़े आदमी को छोड़ा जो हार्ट पेशेंट है। उसके जरिए उन्होंने मैसेज भेजा है अगर कोई पुलिस वाला दरवाजे के पास आया तो वो 2 डेड बॉडी बाहर फेंकेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया अंदर 4 रॉबर्स है जो पेंटिंग ड्रेस में बैंक के अंदर आए थे। बैंक के अंदर CCTV कैमरास है। वो लोग बैंक के हेड ब्रांच से उसका डाटा मंगवा रहे हैं। उन्होंने उस गली को ही ब्लॉक कर दिया है। हर खिड़की पर उसके स्नाइपर्स ने निशाना लगाया हुआ है। साथ ही वो लोग गटर लाइन भी चेक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बैंक के सभी फोन कंट्रोल रूम में डाइवर्ट कर दिए हैं। अब बैंक का हर कॉल उन्हें ही आएगा, लेकिन उन्होंने हॉस्टेजेस के मोबाइल ब्लॉक नहीं किए क्योंकि कोई हॉस्टेज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल केथ अंदर कॉल नहीं करता, उसे पहले रॉबर्ट्स का स्टेप देखना है। दूसरी तरफ आर्थर और मेडेलाइन मिलते हैं। आर्थर ने उसे बताया था उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में उसके फैमिली की कोई विरासत रखी है, लेकिन यहाँ मेडेलाइन समझ गई थी उस बॉक्स में कोई और चीज रखी है क्योंकि ऐसे काम के लिए आर्थर जैसे अमीर लोग किसी और को हायर करते हैं, खुद किसी को कॉल नहीं करते। इसका मतलब उस बॉक्स में ऐसा कुछ है जिसके बारे में आर्थर अपने करीबी लोगों को भी बताना नहीं चाहता। मेडेलाइन को नहीं जानना था उस बॉक्स में क्या है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो खतरनाक हो। तब आर्थर उसे बताता है वो चीज उसके पास मेडेलाइन के पैदा होने से भी पहले से है और उस चीज से किसी को कोई खतरा नहीं है, बस खुद उसे छोड़कर। अब मेडेलाइन उससे कहती है बैंक के अंदर रॉबर्ट्स के पास हथियार है, इसीलिए वो कामयाबी की गारंटी नहीं लेगी। यहाँ तक कि आर्थर को ये तक नहीं पता था रॉबर्ट बैंक लूटने आए हैं या उसके बॉक्स को। बस उसे इंश्योर करना है कोई उस बॉक्स को हाथ ना लगाए, ना ही वो, ना रॉबर्ट्स और ना ही अथॉरिटीज। उस बॉक्स में बहुत अनमोल चीज है जिसके बाहर आने पर आर्थर को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बॉक्स वही रहे या गायब हो जाए लेकिन बाहर ना आए। वही बैंक के अंदर डॉल्टन का एक साथी उस सप्लाई रूम में कुछ कर रहा था। फिर वो वहाँ का फ्लोर तोड़ने लगता है। वही बाहर मिशेल ने उस एरिया की छानबीन की थी जहाँ उसे उन लोगों की पेंटिंग वैन मिल गई थी और वो गाड़ी भी चोरी की थी। केत उस वैन में फिंगरप्रिंट चेक करवाने कहता है। अब कुछ देर बाद केत अंदर कॉल करता है लेकिन अंदर से डॉल्टन कोई जवाब नहीं देता। अब तक उन लोगों के पास बैंक की CCTV फुटेज भी आ गई थी जिसमें उन्हें कैमरा बंद होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें उन्हें डॉल्टन की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं देती क्योंकि उसने कैप और चश्मा पहन रखा था। वो ऑफिसर बताता है ये इंफ्रारेड रोशनी थी जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन कैमरास को खराब कर सकती है। अब कुछ ही देर बाद वो लोग बाहर निकलकर एक आदमी को छोड़ देते हैं। उसके गले में कुछ लटका हुआ था। उसका मुंह खोलते ही उसकी दाढ़ी देखकर पुलिस उसे अरब समझती है। तब वो उन्हें समझाता है वो सिख है और बैंक के लिए काम करता है। वो लोग उसके गले में से वो बॉक्स निकालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके चेकिंग के दौरान वो लोग उसकी पगड़ी भी निकाल लेते हैं। वो बार बार अपनी पगड़ी मांग रहा था। उस बॉक्स को केथ के पास लाया जाता है। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ मेडेलाइन शहर के मेयर के पास आती है। पहले वो लोगों के सामने नॉर्मल चैरिटी की बातें करते हैं, लेकिन कमरे में जाने पर हमें पता चलता है शहर का मेयर मेडेलाइन के दबाव में है क्योंकि उसे मेयर का कोई राज पता है। दरअसल मेयर कुछ देर में उस बैंक के पास जाने वाला है और मेडेलाइन चाहती थी कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए क्योंकि उसे बैंक में कुछ काम है। अब मेयर के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस उस वैन को चेक करती है कि कहीं उसमें कोई बॉम्ब तो नहीं। फिर उस वैन को वहाँ से टो करवा लेती है। केथ और मिशेल विक्रम से अंदर की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन पहले विक्रम को उसकी पगड़ी चाहिए थी, लेकिन पहले वो उसे अंदर फंसे लोगों के बारे में बताने कहते हैं। तब वो बताता है अंदर 4 रॉबर्स है
और 20-30 हॉस्टेजेस। अब यहाँ विक्रम शिकायत करता है वो जहाँ भी जाता है उसके साथ भेदभाव किया जाता है। एयरपोर्ट पर उसकी अलग से चेकिंग की जाती है। तब केत कहता है लेकिन टैक्सी वाले उसे आराम से बैठाते होंगे। शायद आप इशारा समझ गए होंगे। इस चीज को डायरेक्टर ने इसीलिए डाला क्योंकि उस समय अमेरिका में इमिग्रेंट्स के साथ ऐसे ही भेदभाव किया जाता था। अब उस बॉक्स में लिखा था उन्हें टैंक फुल करके 2 बसेस और एयरपोर्ट पर पायलट के साथ एक जेट चाहिए, वो भी 9 बजे तक, और उन्होंने बैंक के आसपास बम लगा रखे हैं। जाहिर सी बात थी पुलिस उन्हें जेट नहीं देने वाली। तभी वहाँ आर्थर आता है और उनसे अंदर की सिचुएशन के बारे में पूछता है। आर्थर वही बैठकर उन लोगों की मदद करना चाहता था क्योंकि अंदर उसके एम्प्लॉय बंद है, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ नहीं रख सकते थे, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ता है। अब शाम को फिर से गेट खुलता है। वो लोग एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर बाहर लाते हैं। उसके हाथ में एक लेटर था, उसे देकर वो अंदर चले जाते हैं। उस लेटर में 50 लोगों के लिए खाना भेजने के लिए कहा गया था। वो लोग अंदर पिज्जा भेजने वाले थे जिसमें वो एक माइक भिजवाएंगे ताकि वो अंदर की बातें सुन सके। वहाँ केत एक पेन देखता है जिसकी बटन दबाने से उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। केत समझ गया था, उसने एक हॉस्टेज को भेजा ताकि वो उन लोगों के लिए खाना भेज सके। वही हॉस्टेजेस के बीच एक लड़का बहुत ज्यादा बोल रहा था क्योंकि उसे अब और ज्यादा ये मास्क नहीं पहनना था। वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था। तब वो लोग अंदर आते हैं और उसे सबके सामने खींचते हुए ले जाते हैं और आखिर में डॉल्टन उसे पंच मारकर गिरा देता है। हमें फिर चोरी के बाद की पूछताछ दिखाई जाती है जहां वो लोग एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। वो बताता है वो लोग उन्हें एक कमरे में बंद करके रखते थे। उसने डॉल्टन पर ध्यान दिया था क्योंकि वही सबको ऑर्डर दे रहा था। दोनों को इस आदमी पर भी शक होता है, लेकिन उस आदमी को कम सुनाई देता था। उसके कान में सुनने की मशीन लगी थी। अब प्रेजेंट टाइम में दरवाजे के पास पिज्जा और पानी रखा जाता है। एक ऑफिसर बोलता है अगर उसने टिप दी तो वो उसे रख लेगा। फिर डॉल्टन बाहर निकलता है और उसके साथी खाना अंदर लेकर जाते हैं। तब केत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉल्टन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। अब बाहर से पुलिस ऑफिसर पिज्जा बॉक्स में लगाए अपने बग से उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कोई अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आता ये कौन सी लैंग्वेज है। पहले उन्हें लगता है ये रशियन है, इसीलिए वो किसी रशियन ट्रांसलेटर को बुलवाते हैं। वही बैंक के अंदर वो लोग एक कमरे में से कुछ हॉस्टेजेस को बाहर निकालते हैं, फिर उन्हें ले जाकर दूसरे कमरे में बाकी हॉस्टेजेस के साथ रख देते हैं। फिर वो लड़की अपनी गन अपने साथी को दे देती है और जोर जोर से रोने लगती है जिससे ऐसा लगे वो खुद भी हॉस्टेज है। वो उसे बाकी लोगों के साथ रख देता है और वहाँ से दूसरी लड़की को उठाकर किसी दूसरे कमरे में दूसरे हॉस्टेजेस के साथ बंद कर देता है। वो लोग लगातार हॉस्टेजेस की जगह बदल रहे थे और खुद भी हॉस्टेजेस में घुल मिल जा रहे थे ताकि उन्हें पता ना चले वो रॉबर्स है। हमें फिर उनकी पूछताछ दिखाई जाती है। एक लड़के को अपने आसपास के सभी लोग याद थे, खासकर एक लड़की क्योंकि उसका फिगर बहुत बढ़िया था। उसने इस लड़की को बाद में फिर से देखा क्योंकि उसने उस लड़की को उसके तीत से पहचाना था। फिर वो उस लड़की को बुलाते हैं। वो उस लड़के की शिकायत कर रही थी जिसने अपना मास्क हटाकर तमाशा किया था, लेकिन उससे पूछताछ करते समय केत की नजर उसके फिगर पर थी। फिर मिशेल उससे सवाल करता है, लेकिन उसकी भी नजर उस लड़की के तीत पर ही जा रही थी। वो उस लड़के की फिर से शिकायत करती है। प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट्स में से वो लड़की उस गड्ढे से मिट्टी निकालकर साफ कर रही थी। वही बाहर पुलिस वाले उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है ये रशियन भी नहीं है। अब किसी को वो भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसे स्पीकर पर प्ले करते हैं और बाहर मौजूद भीड़ से पूछते हैं कि किसी को ये लैंग्वेज आती है या नहीं। तब एक आदमी बताता है उसे इस लैंग्वेज के बारे में पता है। उसे वैन में बुलाया जाता है। वो बताता है ये अल्बेनियन लैंग्वेज है। उसे अल्बेनियन नहीं आती, लेकिन उसे पता है ये अल्बेनियन लैंग्वेज है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ अल्बेनियन थी। केत अल्बेनियन काउंसिलेट में फोन करके किसी को बुलवाने कहता है और उस आदमी को वही रोकने कहता है। साथ ही उन्हें पता चलता है उस वैन पर उन्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अंदर डॉल्टन उस लड़के के लिए पिज्जा लेकर जाता है। वो लड़का वीडियो गेम खेल रहा था। डॉल्टन देखता है वो लड़का सैन एंडरसन खेल रहा था जिसमें क्राइम करने के पॉइंट मिल रहे थे और उस लड़के को क्राइम करना कूल लग रहा था। डॉल्टन कहता है उसे इस बारे में उसके डैड से बात करनी पड़ेगी। इस मूवी में डायरेक्टर ने बहुत सारे मैसेज छुपा रखे हैं। वही बाहर उन्हें अल्बेनियन ट्रांसलेटर नहीं मिलता, इसीलिए केत उस आदमी से उसकी एक्स वाइफ को बुलाने कहता है। पहले वो नहीं मानता, लेकिन केत के बोलने पर मान जाता है। कुछ ही देर बाद उस आदमी की एक्स वाइफ वहाँ आती है। वो अपने साथ बहुत सारे चालान लेकर आई थी और केत से उसे भरने कहती है। फिर वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सुनकर वो हंसने लगती है। यहाँ तक कि वो उस आवाज को भी पहचान लेती है। ये सुनकर केत बहुत हैरान होता है, लेकिन उसे पता चलता है ये अल्बेनिया के प्रेसिडेंट का कोई भाषण है। उसके जाने के बाद केत को समझ में आता है वो जानबूझकर उन्हें टेप सुना रहे थे ताकि उनका समय बर्बाद कर सके, क्योंकि उन्हें पता था वो खाने के साथ माइक जरूर भेजेंगे। फिर हमें
दिखाया जाता है उनमें से एक उस माइक के पास उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहा था। कुछ देर बाद डॉल्टन और वो लड़की लॉकर्स के पास आते हैं। वो लड़की उनमें से एक लॉकर खोलती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पेपर्स थे और पेपर के नीचे छोटे छोटे बैग रखे थे, लेकिन डॉल्टन फिलहाल उन पेपर्स को ही लेता है। वही बाहर कुछ देर बाद शहर का मेयर पहुंचता है। केट जाकर उससे मिलता है, लेकिन उसके साथ मेडेलाइन भी बैठी थी। मेयर कहता है मेडेलाइन इस केस में उसकी मदद करने आई है, लेकिन मेडेलाइन कोई पुलिस ऑफिसर या एजेंट नहीं है। केट को समझ नहीं आता फिर वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मेडेलाइन उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है वो इस लेवल पे नहीं है। अब वो यहाँ केट को प्रमोशन का लालच देते हैं, लेकिन केट एक ईमानदार ऑफिसर है, उसे प्रमोशन अपनी काबिलियत पर चाहिए। लेकिन फिर वो उस $1.5 लाख के केस की बात करते हैं जिसका इल्जाम केट पर लगा है, लेकिन वो कहता है वो बिल्कुल बेकसूर है और ये सीन यही कट होता है। अब शाम होने वाली थी। केट डॉल्टन को कॉल करता है क्योंकि बस और जेट के लिए उसने 9 बजे तक का टाइम दिया था। केट उससे और टाइम मांग रहा था क्योंकि जेट का इंतजाम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन डॉल्टन नहीं मानता, उसे प्लेन समय पर चाहिए। वही बाहर बैंक के पास ही एक रेस्टोरेंट में मेडेलाइन इंतजार कर रही थी। वही अंदर अब दूसरा लड़का गड्ढा खोद रहा था, मतलब सब बारी बारी गड्ढा खोद रहे हैं। हमें फिर पुलिस की पूछताछ दिखाई जाती है। इस बार रॉबर्ट्स में से एक उनके सामने बैठा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताता। दोनों बस उससे उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में 9 बज चुके थे और अब तक उन्होंने जेट और बस का इंतजाम नहीं किया था। केट डॉल्टन से और वक्त मांग रहा था। पहले तो डॉल्टन नहीं मानता, लेकिन वो केट से एक सवाल पूछता है। अगर उसने सही जवाब दिया तो उसे और समय मिल जाएगा। सवाल था कि 1 साल में ग्रैंड सेंट्रल से गुजरने वाली ट्रेन और अमेरिका में नोट बनाने के लिए 1 साल में काटे जाने वाले पेड़, इन दोनों में किसका वजन ज्यादा है। पहले डारियस कहता है ट्रेन का वजन ज्यादा होगा क्योंकि अमेरिका के नोट कॉटन से बनाए जाते हैं, लकड़ी से नहीं। लेकिन मिशेल कहता है ये ट्रिक क्वेश्चन है। वो केट से कहने बोलता है इसका आंसर है दोनों का वजन एक जैसा ही है। केट डॉल्टन को फोन करके यही जवाब देता है और उन्हें जेट का इंतजाम करने और वक्त मिल जाता है। फिर मिशेल बताता है उसने ग्रैंड सेंट्रल कहा था, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन का नाम है, ग्रैंड सेंट्रल तो पोस्ट ऑफिस है। वही अंदर उन्होंने उस जगह एक गड्ढा खोद लिया था और बाहर केट मेडेलाइन को अंदर भेजने की तैयारी कर रहा था। फिर केट अंदर डॉल्टन को कॉल करता है और उसकी बात मेडेलाइन से करवाता है। मेडेलाइन को उससे जरूरी बात करनी थी और उसकी मदद के लिए उसे कोई ऑफर भी देना था। मेडेलाइन इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी और वो पुलिस वाली भी नहीं है, इसीलिए डॉल्टन उसे बात करने अंदर बुला लेता है। कुछ देर बाद केट उसे दरवाजे के बाहर छोड़ता है। पहले अंदर उसकी चेकिंग की जाती है। उसके सामने डॉल्टन था। मेडेलाइन कहती है पुलिस उसे कोई जेट नहीं देने वाली और उसे ये बहुत अच्छे से पता है। अगर वो अभी सरेंडर कर देता है तो उसे बस 3-4 साल की सजा होगी, इसीलिए वो उसके लिए एक ऑफर लाई थी कि जेल से छूटने के बाद वो उसे $2 मिलियन देंगे। लेकिन डॉल्टन को 2 मिलियन नहीं चाहिए। उसे लगता है डॉल्टन के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो पूछता है वो किसके लिए यहाँ आई है। मेडेलाइन नहीं बताती, लेकिन डॉल्टन उसे एक कहानी सुनाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक आदमी स्विट्जरलैंड की बैंक में काम करता था। इस समय हमें आर्थर दिखाया जाता है। अब उस समय नाजियों से अपनी दोस्ती के जरिए उसने बहुत सारे पैसे कमाए, जबकि उस समय बेकसूरों से सब कुछ छीना जा रहा था। फिर उसने अमेरिका आकर उस ब्लड मनी से बैंक शुरू किया। मतलब डॉल्टन समझ गया था मेडेलाइन आर्थर के कहने पर You need a travel pillow for your office trip, right? It got delivered in 1 day. That's for you. Coffee maker. Delivered in 1 day. So that you only miss me and not my coffee. Free 1-day delivery on 40 lakh products. Prime offers, Blockbuster Entertainment. Amazon Prime. Truly too much. मतलब डॉल्टन समझ गया था मेडेलाइन आर्थर के कहने पर यहाँ आई है और आर्थर वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों से मिला हुआ था। फिर वो डॉल्टन को धमकी देती है कि वो उसका प्लान बर्बाद कर सकती है, बस उसे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में से एक बॉक्स देखना है। लेकिन डॉल्टन उसे दिखाता है उस बॉक्स के पेपर अब उसके पास है जिस पर नाजीज का सिंबल भी था। मतलब ये पेपर सबूत है आर्थर नाजियों के साथ मिला हुआ था और ये पेपर बाहर आ गया तो आर्थर तो गया। वो इन्हीं पेपर के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन अब ये पेपर डॉल्टन के पास है। अब ये उसका इंश्योरेंस है क्योंकि अब वो पकड़ा भी गया तो मेडेलाइन और उसके बॉस मतलब आर्थर को उसे बचाने आना पड़ेगा। मेडेलाइन फिर उसे ऑफर देती है अगर वो पेपर उन्हें दे दे तो वो उसे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन डॉल्टन नहीं मानता। वो पूछती है उसे इन पेपर के बारे में कैसे पता चला, लेकिन डॉल्टन कहता है बुरे कामों की बदबू कभी नहीं जाती। फिर वो पूछती है वो बाहर कैसे जाने वाला है। डॉल्टन कहता है वो मेन गेट से आराम से चलकर बाहर जाएगा। अब इतनी शातिर होने के बाद भी मेडेलाइन
मेडेलाइन की बातों का असर डॉल्टन पर नहीं होता क्योंकि उसका प्लान एकदम परफेक्ट है। उसके बाहर आने पर केत उससे अंदर के बारे में पूछता है। मेडेलाइन कहती है उसने उसे ऑफर दिया लेकिन वो नहीं माना। फिर केत पूछता है उसे क्या लगता है वो आगे क्या करने वाला है। मेडेलाइन के मुताबिक वो किसी का मर्डर नहीं करने वाला क्योंकि वो बहुत चालाक और एजुकेटेड लग रहा था। यहाँ तक कि ये सब सिचुएशन उसने खुद पैदा की है। वो चाहता था कि ये सब हो। केत मेडेलाइन का कार्ड मांगता है लेकिन यहाँ फिर मेडेलाइन उसकी बेइज्जती करने लगती है। लेकिन इस बार केत भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। हमें फिर पूछताछ दिखाई जाती है। इस बार वो उस बच्चे से पूछताछ कर रहे थे। फिर वो उसे उन लोगों की फोटोज दिखाते हैं जिन पर उन्हें शक है। लेकिन जब डॉल्टन ने उससे बात की थी उसने मास्क पहन रखा था। मास्क और वो कपड़े पहनने के बाद सब एक जैसे ही लगते हैं। केत भी समझ गया था उसने जानबूझकर लोगों को एक जैसे ही मास्क और कपड़े पहनाए थे ताकि सब एक जैसे लगे, ताकि पुलिस रॉबर्स और हॉस्टेज में पहचान न कर पाए। फिर वो लोग किसी और लड़के से पूछताछ करते हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसने एक बार नशे में दारू की दुकान लूटी थी। फिर वो लोग वो फोटोज दूसरे आदमी को दिखाते हैं लेकिन वो भी किसी को भी रॉबर्ट्स के रूप में पहचान नहीं पाता। उसे सब हॉस्टेज जैसी लगते हैं। उसके जाते समय केत उससे डायमंड रिंग के बारे में पूछता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेनी है। फिर वो लोग उस लड़की से पूछताछ करते हैं जो डॉल्टन के साथ मिली हुई थी। वो उसे पेंटिंग कोट की चेन खोलने कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट्स के साथ शामिल एक लड़की का फिगर उससे और दूसरी लड़की के साथ मेल खाता है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था रॉबर्ट्स के साथ दोनों लड़कियों में से कौन मिला हुआ है। उस समय मिशेल की नजर उसके फिगर पर ही थी। अब प्रेजेंट टाइम में आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। डारियस कहता है वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो सोचता है उसे प्लेन मिल जाएगा। तब केत कहता है उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है। उसने जानबूझकर उन्हें उलझा कर रखा। वो अल्बेनियन टेप, बस और जेट की डिमांड सब वो उनका टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहा था। लेकिन क्यों ये ही उन्हें पता नहीं था। वो फिर डॉल्टन को कॉल करता है। इस बार डॉल्टन फोन की आवाज सुनकर सप्लाई रूम से बाहर निकलता है। केत डॉल्टन से झूठ बोलता है उसका प्लेन तैयार है लेकिन उससे पहले उसे अंदर आकर हॉस्टेजेस को देखना था कि सब लोग ठीक तो है। पहले डॉल्टन नहीं मानता लेकिन केत की दूसरी बार बोलने पर आसानी से मान जाता है। केत हैरान था कि वो इतनी आसानी से मान भी गया। अब कुछ देर बाद केत बैंक के अंदर जाता है। फिर डॉल्टन उसे नीचे लेकर आता है जहाँ उन्होंने हॉस्टेजेस को रखा था। केत जाकर सभी हॉस्टेजेस को देखता है। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहाँ उसे वो बच्चा भी दिखाई देता है। केत उससे बच्चे को छोड़ने कहता है लेकिन डॉल्टन नहीं मानता। ज्यादा समय केत उससे कहता है उसे बहुत अच्छे से पता है उसे प्लेन कभी नहीं मिलने वाला। वो बस उनका टाइम वेस्ट कर रहा था। फिलहाल उसे नहीं पता क्यों और डॉल्टन उसे बताता भी नहीं। फिर केत उससे सरेंडर करने कहता है क्योंकि शायद दिन निकलने से पहले फोर्स अंदर घुस आएगी और वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन डॉल्टन को पता था कोई हॉस्टेज मरा नहीं है इसीलिए वो अंदर आने की परमिशन भी नहीं दे सकता। अब वो केत को जाने कहता है। जाते हुए केत उससे कहता है वो चुपचाप दरवाजे से बाहर जाकर सरेंडर कर दे। डॉल्टन कहता है वो चुपचाप दरवाजे से ही बाहर जाएगा। यहाँ केत की गर्लफ्रेंड की बात निकलती है कि वो उससे अभी तक शादी नहीं कर पाया पैसों की कमी की वजह से। लेकिन डॉल्टन कहता है अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर केत काफी हैरान था। लेकिन सीढ़ियों के पास आते ही केत हमला करके उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका आदमी आकर केत पर गन तान देता है इसीलिए उसे डॉल्टन को छोड़ना पड़ता है। केत उसका चेहरा नहीं देख पाया। अब वो लोग उसे बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर केत मिशेल को बताता है उसका प्लान परफेक्ट है और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अब वो सप्लाई रूम में आता है। उसका दूसरा आदमी बताता है उन्हें 2-3 घंटे और लगने वाले हैं। केट डारियस को बताता है उसने कई बार रॉबर को उकसाया लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मतलब उसे अपने प्लान पर पूरा कॉन्फिडेंट है और वो कोई क्रिमिनल भी नहीं है। उसके प्लान में किसी की जान लेना शामिल नहीं है। तभी वहाँ का फोन बजता है। डॉल्टन उसे सेकंड फ्लोर की खिड़की पर देखने कहता है। वो कैमरास के थ्रू उस खिड़की पर देखते हैं। वहाँ डॉल्टन किसी को शूट कर देता है। केत तुरंत दरवाजे पर जाता है। डॉल्टन कहता है ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। वो उससे बस और प्लेन मांगता है लेकिन डॉल्टन कहता है वो फेंकना बंद करे। उसे कभी बस और प्लेन चाहिए ही नहीं था। सब उसके इशारों पर नाच रहे थे। डॉल्टन समझ जाता है केत काफी स्मार्ट है। केत उससे खुद को शूट करने कहता है लेकिन डॉल्टन उसे गोली नहीं मारता और वापस अंदर चला जाता है। अब वहाँ केत का सीनियर आता है। उसे केत पर भरोसा है लेकिन वो नाकाम हुआ इसीलिए अब वो इस केस का इंचार्ज डारियस को बना देता है। अब डारियस अंदर जाने का प्लान बना रहा था कि वो लोग अंदर जाएंगे और जाकर रॉबर्ट्स पर हमला करेंगे और एक एक करके सबको शूट कर देंगे जिससे हो सकता है कुछ हॉस्टेजेस
हॉस्टेजेस भी मारे जाए, इसीलिए वो रबर बुलेट यूज करने का फैसला करते हैं। वही केत एक जगह शांत बैठा था। अब सुबह हो जाती है। मिशेल केत से बोल रहा था अगर इस प्लान में कुछ भी गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी उस पर आएगी, लेकिन केत कहता है उसका प्रमोशन होने वाला है। और यहाँ पता चलता है उसने मेयर और मेडेलाइन से उसे अंदर ले जाने के लिए डील की थी। फिर केत बाहर जाकर उस ऑफिसर से मिलता है जिसने सबसे पहले रॉबर्ट्स को देखा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोग केत के बिना ही अंदर जाने वाले हैं। अब यहाँ दोनों में कुछ बातें होती है, जहाँ वो बोलता है अगली बार से वो कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा, क्या पता उनकी बातें कोई सुन रहा हो। अब ये सुनते ही केत को कुछ समझ में आता है। वो वापस वैन में आता है और उस बॉक्स को चेक करता है जो उन्होंने विक्रम के गले में लटका कर भेजा था। उसे तोड़ने पर दिखाई देता है उसमें एक बग लगा है। मतलब शुरुआत से डॉल्टन उनकी बातें सुन रहा था, यहाँ तक कि उसने उनका अंदर आने का प्लान भी सुन लिया है। वो फौरन डारियस को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि डॉल्टन उनकी बातें सुन रहा था। हो सकता है उसने अंदर बम लगा रखे हो, लेकिन डारियस नहीं मानता, उसे अभी भी अंदर जाना था। वही अंदर डॉल्टन भी ये सुन लेता है। अब वो वहाँ गैस छोड़ता है और अपने साथियों से प्लान आगे बढ़ाने कहता है। अब वो तीनों जाकर सभी हॉस्टेजेस को बाहर निकालते हैं और सभी लोगों के एक जगह जमा होने के बाद उन्हें ऊपर जाने कहते हैं। लोगों के ऊपर जाते समय उसके तीनों साथी अपने हथियार वही रखकर और अपने ग्लव और अपने चश्मे उतार कर हॉस्टेजेस के बीच घुल मिल जाते हैं। वही बाहर मेन डोर पर एक ब्लास्ट होता है और कुछ ही देर बाद लोग बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखते ही पुलिस वाले रबर बुलेट से उन्हें शूट करने लगते हैं, लेकिन डारियस फायरिंग रुकवाता है। सभी हॉस्टेजेस बाहर आ रहे थे। पुलिस वाले सभी को नीचे लेटाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही देर में सभी हॉस्टेजेस जमीन पर थे। पुलिस ऑफिसर सभी के हाथ बांध देते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब पुलिस फोर्स बैंक के अंदर जाती है, लेकिन पूरा बैंक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता और यहाँ तक कि बैंक से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। एक ऑफिसर बताता है रॉबर्ट्स उन हॉस्टेजेस के बीच ही है। वहाँ केत को लोगों के मोबाइल मिलते हैं। वही वॉल्ट के पास उन्हें रॉबर्ट्स की गन मिलती है। सबसे खास बात तो ये थी कि वो सभी गन्स नकली थी। फिर एक बाथरूम में उन्हें एक कपड़ा और उसमें नकली खून मिलता है। मतलब उन्होंने किसी को नहीं मारा, इसलिए उन्हें किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिली। ये भी उन लोगों की ही चाल थी। फिर उन्हें सप्लाई रूम में लोगों के कपड़े मिलते हैं। वही ऊपर बस मंगाई जाती है और सभी हॉस्टेजेस को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। हम देखते हैं हॉस्टेजेस के बीच डॉल्टन के दोनों साथी भी है जिन पर किसी को शक तक नहीं हुआ। अब कुछ समय बाद केत से मिलने उसका सीनियर आता है। केत बताता है ये एक परफेक्ट प्लान था। उसने शुरू से आखिर तक सब प्लान कर रहा था। उन्होंने हॉस्टेजेस को एक दूसरे की फोटो दिखाई, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर शक नहीं कर पाया। उन्हें किसी पर शक हुआ भी तो 2-3 हॉस्टेजेस ऐसे निकल आते जो उन लोगों को गलत ठहरा देते। वहाँ फिंगरप्रिंट भी है, लेकिन इससे यही साबित होता है कि ये सभी वहाँ थे, लेकिन ये नहीं कि उनमें से रॉबर्ट्स कौन है। उन्होंने कुछ लोगों का बैकग्राउंड भी चेक करवाया था। कुछ लोग थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन कोई भी मामला इतना संगीन नहीं था। लेकिन इसका मास्टरमाइंड जिससे केथ ने बात की थी वो और उसकी गन अभी तक नहीं मिली। गन मिल भी गई तो इससे कोई फायदा नहीं होना था, इसीलिए उसका सीनियर इस केस को बंद करने कहता है। लेकिन केथ को यकीन था यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कोई रॉबरी नहीं हुई, कोई सस्पेक्ट नहीं है, ना ही किसी को कोई चोट आई है, कोई ऊपर से उन पर दबाव नहीं बना रहा केस सुलझाने के लिए, इसीलिए उन्हें केस बंद करना होगा। केथ के जाते समय उसका सीनियर बताता है उन्हें वो पैसा मिल गया जिसके गायब होने का इल्जाम उस पर लगा था, लेकिन उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो पैसा कहाँ से मिला। लेकिन केस बंद होने के बाद भी केथ और मिशेल इस रॉबरी पर काम कर रहे थे। केथ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की रिपोर्ट देख रहा था, तब उसे दिखाई देता है उन रिकॉर्ड्स में 392 नंबर का बॉक्स है ही नहीं और रिकॉर्ड के मुताबिक बॉक्स नंबर 392 एग्जिस्ट ही नहीं करता। केथ समझ जाता है मेडेलाइन और डॉल्टन दोनों ही उस बॉक्स नंबर 392 के पीछे पड़े थे। अब कुछ दिनों बाद केथ किसी जज से मिलकर निकलता है, तभी बाहर उसे मेडेलाइन दिखाई देती है। यहाँ मेडेलाइन अपना शातिर दिमाग चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही केथ वो वॉइस रिकॉर्डर पेन निकालता है जिसे एक लेडी ऑफिसर ने उसे दिखाया था। उसमें मेडेलाइन और मेयर उसे धमकी दे रहे थे कि केथ को मेडेलाइन को अंदर भेजना है वरना वो उसका करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन मेडेलाइन कहती है सब कुछ तो ठीक हो गया, उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है, अब उसे क्या चाहिए। लेकिन केथ उससे पूछता है जरूर आर्थर केस कुछ छुपा रहा था, इसीलिए वो उन लोगों से मिलने आया था। लेकिन मेडेलाइन बात को घुमाते हुए बताती है कि ज्यादातर अमीर लोग लोगों की लाशों पर चढ़कर
कर अमीर बने हैं। आर्थर केस भी उनमें से ही है। मेडेलाइन उससे कहती है वो एक अच्छा ऑफिसर है क्योंकि उसे मेडेलाइन का दिया प्रमोशन भी नहीं चाहिए और उसे इस केस को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब अगले दिन मेडेलाइन आर्थर से मिलने जाती है। मेडेलाइन बताती है डिटेक्टिव केत बहुत चालाक है लेकिन उसने उसे प्रमोशन दिलवा दिया, इसलिए अब वो खामोश रहेगा। वही उस गैंग लीडर ने उस एनवलप को अपने पास इंश्योरेंस की तरह रखा है ताकि वो उसके पीछे ना आए और डॉल्टन ने उसे बता दिया वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के साथ डील करके अमीर बना था। यह आर्थर एक्सेप्ट करता है, ये सच है। उसे कामयाबी का शॉर्टकट दिखा और उसने वही किया। पैसों के लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी। वो यहाँ झूठ बोलती है कि उसने भी उस रॉबर के साथ डील की है ताकि आर्थर उसके पीछे न पड़ जाए। यहाँ मेडेलाइन ये भी समझ जाती है डॉल्टन ने इतनी मेहनत सिर्फ वो एनवलप चुराने नहीं की, उन्होंने पैसे नहीं चुराए। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चोरी नहीं हुआ और उस छोटे से बॉक्स में एक ही चीज आ सकती थी, वो है डायमंड्स। आर्थर कहता है उस बॉक्स में डायमंड के अलावा एक और चीज थी, एक डायमंड की रिंग। वो एक पेरिस के बैंकर की बीवी की थी जो काफी अमीर लेकिन यहूदी था, जो उसका दोस्त भी था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों ने उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भिजवा दिया गया जहां उनके परिवार में से कोई नहीं बचा। लेकिन वो चाहता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन उसने नाजियों के हाथों अपना जमीर बेच दिया था। वो उसके बारे में क्या सोचती है आर्थर को कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए वो उसे चुप रहने के लिए पे करता है। मेडेलाइन उस चेक को रख लेती है, साथ ही उसे ओसामा बिन लादेन के भतीजे को यहाँ घर दिलवाना था। रेफरेंस के तौर पर वो आर्थर का नाम देगी। पहले आर्थर को ये मजाक लगता है लेकिन मेडेलाइन एकदम सीरियस थी। अब ना चाहते हुए भी आर्थर को मानना पड़ता है। मेडेलाइन के जाते समय हमें समझ में आता है उसमें और आर्थर में अब कोई फर्क नहीं है। हमें फिर मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पता चलता है डॉल्टन आखिर गायब कहाँ हो गया था। उसके पास वो सारे डायमंड भी है और यहाँ पता चलता है वो बाहर पुलिस को उलझाने के दौरान सप्लाई रूम में टॉयलेट और अलमारी को थोड़ा आगे करके वहाँ एक छोटा सा गैप बनाते हैं जिसे सामने से देखने पर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके पीछे ही डॉल्टन छुपा हुआ था, वो भी पूरे एक हफ्ते तक। अब एक हफ्ते बाद डॉल्टन चुपचाप बाहर निकलता है और सब चीजों को वापस लगा देता है। वही बैंक के बाहर उसके साथी एक कार में उसका वेट कर रहे थे। वहाँ हम उस आदमी को भी देखते हैं जिससे केथ डायमंड रिंग के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो देखता है सामने केथ और मिशेल भी आए हैं। वो तुरंत डॉल्टन को कॉल करके बताते हैं बैंक में केथ आ रहा है। अब डॉल्टन चुपचाप बाहर निकलता है और उसने कैप और चश्मा पहन रखा था। वो धीरे धीरे सिर नीचे करके ऊपर की तरफ जाता है। वही ऊपर बैंक के अंदर केथ और मिशेल आते हैं। तभी डॉल्टन केथ से टकराता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर आगे निकल जाते हैं। केथ उस बॉक्स नंबर 392 को देखने का कोर्ट ऑर्डर लेकर आया था। अब जैसा डॉल्टन ने कहा था वो आराम से मेन गेट से बैंक के बाहर आता है। उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। सभी बहुत खुश होते हैं। पीछे बैठा आदमी उससे रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन डॉल्टन कहता है उसने रिंग अंदर ही छोड़ दी जो बिल्कुल सही हाथों में जाने वाली है। वही अंदर केथ लॉकर्स की तरफ पहुंचता है। फिर वो लोग 392 बॉक्स को खुलवाते हैं। यहाँ डॉल्टन की आवाज आती है, उसने उस आदमी को लूटा जिसने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया था। अंदर केथ उस बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें एक च्युइंगम, एक लेटर और एक रिंग थी। ये रिंग वही थी जिसके बारे में आर्थर मेडेलाइन को बता रहा था। उस लेटर में लिखा था फॉलो द रिंग। केथ समझ गया था ये डॉल्टन ने ही उसके लिए छोड़ा है। अब वो लोग आर्थर से मिलने जाते हैं। पहले तो वो दोनों अच्छे से बात करते हैं, लेकिन फिर केथ उससे पूछता है आखिर उस बैंक से चोरी क्या हुआ, क्योंकि वो ब्रांच ही उसकी सबसे पहली ब्रांच थी। साथ ही मेडेलाइन को भी उसी ने भेजा था, लेकिन आर्थर कुछ भी पता होने से मना कर रहा था। लेकिन तभी केथ सेफ डिपॉजिट नंबर 392 का नाम लेता है, लेकिन आर्थर उसके बारे में भी पता होने से इनकार कर रहा था। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक सब ठीक है, लेकिन 1948 से अब तक 392 बॉक्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जब से इस बैंक की शुरुआत हुई है। लेकिन फिर भी आर्थर कुछ भी पता होने से मना कर रहा था। साथ ही वो कहता है उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाई है। लेकिन तभी केथ उसे वो रिंग दिखाता है। रिंग देखकर आर्थर के होश उड़ जाते हैं। अब केथ उस रिंग के बारे में पता लगाकर आर्थर की सच्चाई बाहर लेकर आएगा। फिर केथ वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मेडेलाइन और शहर का मेयर डिनर कर रहे थे। वो जाकर उन्हें वो रिंग दिखाता है, साथ ही उन्हें वो पेन भी देता है जिसमें उनकी रिकॉर्डिंग है, जिसकी कॉपी उसने पहले ही बना ली। फिर उन्हें वॉशिंगटन डीसी के वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देता है ताकि वो आर्थर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके और उन्हें ये करना ही होगा क्योंकि उसके पास उनकी रिकॉर्डिंग जो है। फिर वहाँ से केत अपने घर आता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही थी। वो अपना सामान रखना शुरू करता है लेकिन तब उसे अपने कोट की जेब में एक डायमंड मिलता है। तब उसे समझ में आता है बैंक के गेट पर वो डॉल्टन से ही टकराया था। केत ये सोचकर हंस देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल था जिसका मूवी में जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आखिर डॉल्टन को उस बॉक्स और रिंग के बारे में कैसे पता चला? तो आपको आर्थर की कहानी याद है जिस यहूदी फैमिली की वो रिंग थी और डॉल्टन का वो साथी जो कार में उसका वेट कर रहा था, शायद आपने ध्यान न दिया हो वो भी यहूदी था, क्योंकि जिस तरह उसने टोपी पहनी थी वैसे यहूदी ही पहनते हैं। तो हो सकता है वो उस फैमिली का मेंबर हो या फिर उस फैमिली को जानता हो, इसीलिए उसे उस रिंग और आर्थर के बारे में पता था। फिर उसने डॉल्टन के साथ मिलकर आर्थर को लूटने का प्लान बनाया। इसीलिए मूवी के बीच केत उससे एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछता है। ये डायरेक्टर का हिंट था कि इस आदमी का ताल्लुक जरूर उस रिंग से है और डॉल्टन के बाहर आने पर भी वो सबसे पहले रिंग के बारे में ही पूछता है। एक और चीज, डॉल्टन इतना शातिर था कि मूवी की शुरुआत में ही उसने पुलिस को हिंट दे दिया था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, केत का भी नहीं, और वो हिंट था उस वैन पर लिखा उनके कंपनी का नाम, परफेक्टली प्लान्ड पेंटिंग, वी नेवर लीव अंटिल द जॉब इज डन। और चोरी भी ऐसी ही हुई, इसीलिए हमें उस बोट के कई बार क्लोजेस्ट शॉट दिखाए गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है